Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M लक्ष्मीकांत। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लक्ष्मीकांत बुक का 5वां चैप्टर जो कि है हमारा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। ये चैप्टर हमारा पार्ट फर्स्ट के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल नंबर 1 से लेके 4 तक। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनियन ऑफ स्टेट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट कमिटीज एसोसिएटेड टू स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956 के बारे में। मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहना सो दैट कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में क्लियर हो सकें। शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल एनसीईआरटी स्टफ। आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 4 तक यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के साथ डील करता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट फर्स्ट के अंडर में आता है। यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल नंबर 1 डिस्क्राइब करता है इंडिया को, दैट इज भारत, यूनियन ऑफ स्टेट, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट। ये आर्टिकल दो चीज़ों से डील करता है, पहला देश का नाम और दूसरा टाइप ऑफ पॉलिटी। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स कंट्री के नाम को लेकर सर्टेन नहीं थे। कुछ ने ट्रेडिशनल नेम भारत सजेस्ट किया और कुछ लोगों ने मॉडर्न नेम इंडिया सजेस्ट किया। दोनों नामों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया, इंडिया दैट इज भारत। हमारे देश को यूनियन कहा गया है जबकि कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर फेडरल है। भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स को फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के ऊपर प्रिफर किया। इसके पीछे दो रीजन थे। पहला, इंडियन फेडरेशन में स्टेट्स के साथ कोई अग्रीमेंट नहीं किया गया है जैसे अमेरिकन फेडरेशन में है। दूसरा, इंडियन स्टेट्स के पास इंडिया के फेडरेशन से अलग होने की कोई राइट नहीं है। फेडरेशन एक यूनियन है क्योंकि ये इनडिस्ट्रक्टिबल है। हमारे देश एक है और इसको एडमिनिस्ट्रेशन की सहूलियत के लिए स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। अमेरिकन फेडरेशन में कोई भी स्टेट अपनी इच्छानुसार अलग हो सकता है। आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग इंडियन टेरिटरीज को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटरीज जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कभी भी एक्वायर करती है। अभी प्रेजेंट में 29 स्टेट्स हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ। यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब सारे स्टेट्स से है और टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब स्टेट्स के साथ साथ यूनियन टेरिटरीज से भी है। और गवर्नमेंट जो भी टेरिटरीज एक्वायर करती है फ्यूचर में, वो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। द टर्म यूनियन ऑफ इंडिया इज नैरोअर देन टेरिटरी ऑफ इंडिया। क्योंकि इंडिया एक सोवरेन स्टेट है, इसलिए इंडिया किसी भी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकता है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने बहुत सारी फॉरेन टेरिटरीज को पास्ट में एक्वायर किया है, जैसे दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी, सिक्किम। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया था उसके बाद इंडिया ने कैसे करके इन टेरिटरीज को एक्वायर किया था, ये हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आर्टिकल 2 पार्लियामेंट को यूनियन ऑफ इंडिया में न्यू स्टेट्स एस्टेब्लिश करने की पावर देता है और न्यू स्टेट्स को यूनियन ऑफ इंडिया में एडमिट करने की पावर देता है, जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के पार्ट नहीं है। और आर्टिकल 3 न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशन या जो स्टेट्स पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनमें चेंजेस करने की बात करता है, जो यूनियन ऑफ इंडिया के ऑलरेडी पार्ट है। बेसिकली आर्टिकल 3 में इंडियन टेरिटरीज के अंदर जो भी चेंजेस गवर्नमेंट करना चाहती है वो कर सकती है, और आर्टिकल 2 में जो भी टेरिटरी इंडिया बिलोंग नहीं करता है उसको इंडियन गवर्नमेंट इंडिया में ऐड कर सकती है। अब हम पार्लियामेंट की स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की पावर को समझ लेते हैं। आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है कि किसी स्टेट की टेरिटरी को तोड़ के नए स्टेट बनाए जा सकते हैं, जैसे यूपी से तोड़ के उत्तराखंड बना था 9 नवंबर 2000 को, या 2 या उससे अधिक स्टेट्स को जोड़ के नया स्टेट बनाया जा सकता है, या किसी 2 स्टेट के पार्ट को मिला के एक नया स्टेट बनाया जा सकता है, या किसी भी टेरिटरी को किसी भी स्टेट के साथ यूनाइट करा जा सकता है। किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज किया जा सकता है, किसी स्टेट के एरिया को कम किया जा सकता है, किसी भी स्टेट की बाउंड्रीज में चेंजमेंट लाया जा सकता है, किसी भी स्टेट का नाम बदला जा सकता है। लेकिन इन सब फंक्शंस को करने के लिए पार्लियामेंट को 2 कंडीशंस फॉलो करनी होती हैं। पहली कंडीशन,
ये बिल पार्लियामेंट में सिर्फ प्रेसिडेंट की प्रियर रिकमेंडेशन से ही पेश किया जाएगा। जब तक प्रेसिडेंट की प्रियर रिकमेंडेशन नहीं होगी तब तक ये बिल पेश नहीं किया जाएगा। दूसरी कंडीशन, बिल की रिकमेंडेशन से पहले प्रेसिडेंट सेम बिल को स्टेट लेजिस्लेचर को पेश करेगी कि स्टेट लेजिस्लेचर अपने व्यूज एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर उस बिल पर एक्सप्रेस करे। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर के व्यूज के लिए बाउंड नहीं है और मे आइदर उनको एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। और हर टाइम जब भी उस बिल में अमेंडमेंट होंगे और पार्लियामेंट में एक्सेप्ट किए जाएंगे, ये जरूरी नहीं है कि एक फ्रेश रेफरेंस स्टेट लेजिस्लेचर के लिए बनाया जाए। और यूनियन टेरिटरी के केस में कंसर्न लेजिस्लेचर के लिए कोई भी रेफरेंस की जरूरत नहीं है उसके व्यूज एसर्टेन करने के लिए। और पार्लियामेंट को जो भी सही लगता है, पार्लियामेंट को वो एक्शन लेने का पूरा हक है, जैसा आपको कुछ टाइम पहले दिल्ली के केस में देखने को मिला होगा। अब यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को नई स्टेट बनाने की, उसके एरियाज में चेंजमेंट लाने की, उसकी बाउंड्रीज और नेम्स में चेंजमेंट लाने की बिना उसके कंसेंट के अथॉरिटी देता है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो पार्लियामेंट अपनी इच्छानुसार इंडिया के पॉलिटिकल मैप में चेंजमेंट ला सकता है। इसलिए इंडिया को एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा गया है। इन यूएसए अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट नई स्टेट नहीं बना सकती है और एग्जिस्टिंग स्टेट्स के एरिया में बिना स्टेट के कंसेंट के कोई चेंजमेंट नहीं ला सकती है। इसलिए यूएसए को एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स कहा गया है। आर्टिकल 4 यहाँ पर बताता है कि जो लॉज एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स के लिए बने हैं आर्टिकल 2 के अंडर में, और न्यू स्टेट्स के फॉर्मेशन और उनके एरियाज में चेंजमेंट, बाउंड्रीज और नेम्स में चेंजमेंट के लिए बने हैं आर्टिकल 3 के अंडर में, उन्हें आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंडमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब है कि ये लॉज पार्लियामेंट में सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर निकल के सामने आता है कि आर्टिकल 3 के अंडर में पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकती है। क्या ये आर्टिकल पार्लियामेंट को इंडियन टेरिटरीज को किसी फॉरेन कंट्री को देने की पावर देता है? इसका आंसर है नहीं। इंडियन टेरिटरी को अगर किसी फॉरेन स्टेट को देना है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंडमेंट करना होगा। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2015 में हुआ था, उसके अंडर में इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ टेरिटरीज ट्रांसफर करी गई थी। इस डील के अंडर में इंडिया ने बांग्लादेश को 3 एनक्लेव्स ट्रांसफर करे और बांग्लादेश ने इंडिया को 51 एनक्लेव्स ट्रांसफर करे। इस डील के अंडर में 6.1 किलोमीटर के अनडिमार्केटेड बॉर्डर स्ट्रेच का डिमार्केशन शामिल था। इवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ने 2 इंडिपेंडेंट और सेपरेट कंट्रीज क्रिएट करी, इंडिया एंड पाकिस्तान। और प्रिंसली स्टेट्स को 3 ऑप्शन दिए गए, या तो इंडिया में शामिल हो जाओ, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या इंडिपेंडेंट रहो। सो 552 प्रिंसली स्टेट्स में से 549 ने इंडिया को ज्वाइन किया। ये वो प्रिंसली स्टेट थे जो इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर आते थे। अब बचे 3 स्टेट्स, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। अब इन्होंने इंडिया को ज्वाइन करने से इनकार कर दिया। अब इन्हें इंडिया में जोड़ने के लिए हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने साम दाम दंड भेद सब अपनाया। ये तीनों भी इंडिया में ज्वाइन हो गए। हैदराबाद पुलिस एक्शन के थ्रू, जूनागढ़ रेफरेंडम के थ्रू और कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के थ्रू इंडिया में ज्वाइन हुआ। अब हम बात करते हैं डिफरेंट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटीज के बारे में। सो यहाँ पर आती है धर कमीशन एंड जेवीपी कमेटी। अब अलग अलग रीजन से डिमांड आ रही थी, स्पेशली साउथ से, कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन लिंग्विस्टिक बेसिस पे किया जाए। जून 1948 में एसके धर कमेटी को गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को सबमिट करी और रिकमेंडेशन पास की कि स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर होना चाहिए। इस बात पर पब्लिक में आक्रोश आ गया कि हमारी मांगों को सरकार दरकिनार कर रही है।
फिर एक और कमेटी का गठन हुआ, JVP कमेटी। जे मतलब जवाहरलाल नेहरू, वी मतलब वल्लभ भाई पटेल एंड पी मतलब पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 को सबमिट करी और इस कमेटी ने भी लैंग्वेज को स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन का बेस बनाने से इनकार कर दिया। फिर भी अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को मजबूर होना पड़ा और आंध्र प्रदेश को पहला लिंग्विस्टिक स्टेट बनाया गया। इसे तेलुगु बोलने वाले मद्रास से अलग किया गया था। फजल अली कमीशन। अब आंध्र प्रदेश बनने के बाद अदर स्टेट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ने लगी लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट बनाने की। फिर भारत सरकार को एक और कमेटी अपॉइंट करनी पड़ी दिसंबर 1953 को। 3 मेंबर की एक कमेटी थी। फजल अली इसके चेयरमैन थे, KM पन्नीकर और HN खुसरू 2 और मेंबर थे। सितंबर 1955 को ये अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और एक्सेप्ट करती है लैंग्वेज को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बेस के तौर पर। ये यहाँ पर 4 कारण बताते हैं, जिनमें से पहला कारण था ये हमारे देश की यूनिटी और सिक्योरिटी को स्ट्रेंथ देगा और प्रिजर्व करेगा। दूसरा कारण, इससे हमारी लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजिनिटी बनी रहेगी। तीसरा कारण, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए भी ये अच्छा होगा। और चौथा कारण, ये हर स्टेट के लोगों के वेलफेयर की प्लानिंग और प्रमोशन के लिए भी अच्छा रहेगा और देश के लिए भी सही रहेगा। इसके बाद 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज को 1 नवंबर 1956 तक क्रिएट किया गया। स्टेट्स के अंदर आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, यूपी और वेस्ट बंगाल थे। यूनियन टेरिटरी के अंदर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमिनदीवी आइलैंड, मणिपुर और त्रिपुरा को क्रिएट किया गया। न्यू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। अब 1956 के बाद भी इंडियन पॉलिटिकल मैप में काफ़ी सारे चेंजमेंट देखने को मिले। महाराष्ट्र और गुजरात। 1960 में बॉम्बे 2 सेपरेट स्टेट्स, महाराष्ट्र मराठी स्पीकिंग और गुजरात गुजराती स्पीकिंग पीपल में ब्रेक हो गया। गुजरात इंडिया का 15th स्टेट बना। दादरा एंड नगर हवेली, इस टेरिटरी पे पोर्टुगीज रूल करते थे। 1961 में ये इंडिया का पार्ट बना और 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंडर में बना। गोवा, दमन एंड दीव, ये भी पोर्टुगीज के अंडर में थे और 1961 में पुलिस एक्शन की हेल्प से इनको इंडिया में ऐड किया गया 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। बाद में गोवा को 1987 में स्टेट बना दिया गया और दादरा और नगर हवेली एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिए गए। पौंडीचेरी, यहाँ पर फ्रेंच रूल करते थे। 1954 में फ्रेंच ने ये टेरिटरी इंडिया को हैंड ओवर कर दी। 1962 में इसे 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू यूनियन टेरिटरी बनाया गया। नागालैंड, 1963 में नागालैंड को असम की नागा हिल और त्यूसंग एरिया को अलग करके बनाया गया। नागालैंड 16th स्टेट बना और स्टेट बनने से पहले ये असम के गवर्नर के अंडर में रखा गया था। हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश। 1966 में पंजाब को तोड़ के हरियाणा बनाया गया। ये 17th स्टेट था और चंडीगढ़ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसके बाद अकाली दल के नेता मास्टर तारा सिंह द्वारा सिख होमलैंड की मांग उठाई गई। शाह कमीशन की रिकमेंडेशन पे 1966 में पंजाबी स्पीकिंग एरिया को पंजाब और हिंदी स्पीकिंग एरिया को हरियाणा एंड हिल एरिया को हिमाचल प्रदेश नाम दिया गया। उस टाइम हिमाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, जो आगे चल के 1971 में इंडिया का 18th स्टेट बना। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। 1972 में 2 यूनियन टेरिटरीज, मणिपुर एंड त्रिपुरा और मेघालय का एक सब स्टेट, इनको स्टेटहुड मिल गया। और 2 यूनियन टेरिटरी मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, जिनको नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहा जाता था, ये बन के सामने आए। सो टोटल स्टेट 21 अब तक हो गए। सिक्किम, 1947 तक सिक्किम एक इंडियन प्रिंसली स्टेट था जिस पर चौगेल द्वारा रूल किया जाता था। 1974 में सिक्किम ने इंडिया से जुड़ना चाहा, सो
35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से इसे इंडिया में जोड़ दिया गया। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा 23rd, 24th एंड 25th स्टेट बन के सामने आए। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड। 2000 में 3 न्यू स्टेट्स बन के सामने आए, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से टूटकर बने थे। तेलंगाना। 2014 में तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर इंडिया का 29th स्टेट बना। हैदराबाद को इनकी जॉइंट कैपिटल बनाया गया 10 साल के लिए। इस टाइम पीरियड में आंध्र प्रदेश अपनी सेपरेट कैपिटल स्टैब्लिश करेगा। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का नाम चेंज करके हैदराबाद हाई कोर्ट किया गया। इसको एक कॉमन हाई कोर्ट माना गया जब तक कि आंध्र प्रदेश अपना सेपरेट हाई कोर्ट स्टैब्लिश नहीं कर देता। जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। 2019 तक जम्मू एंड कश्मीर का अपना एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन था और उन्हें एक स्पेशल स्टेटस आर्टिकल 370 के अंडर में दिया गया था। 2019 में ये स्पेशल स्टेटस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 2019 के नाम से जाना जाता है, उसकी हेल्प से एबॉलिश कर दिया गया। इसने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 को सस्पेंड कर दिया। 2019 के ऑर्डर ने जम्मू एंड कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू कर दिया। आर्टिकल 370 अब बस कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट तक ही सिमट कर रह गई थी। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। कारगिल और लेह डिस्ट्रिक्ट को मिला के लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनाया गया है। अब बात करते हैं चेंजेस इन नेम्स के बारे में। कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का नाम समय के साथ साथ चेंज किया गया है, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस का नाम 1950 में यूपी कर दिया गया, यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। 1969 में मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया। 1973 में मैसूर का नाम कर्नाटका किया गया। उसी साल लक्षद्वीप, मिनिकोय और अमीनदीव आइलैंड का नाम लक्षद्वीप किया गया। 2006 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया। उसी साल पौंडीचेरी का नाम पुदुचेरी किया गया। 2011 में ओडिशा का नाम ओडिशा किया गया। सो गाइस, मेरी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को यूनियन एंड टेरिटरीज को समझने में हेल्प हुई होगी। सो अगर आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियोस को, सो दैट कि और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके।